जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएमएसएसवी स्कॉलरशिप परीक्षा 2023 के सामाजिक विज्ञान के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। यानी कि इस वीडियो में मैं आपको सामाजिक विज्ञान के 25 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा जो कि आपकी पीएमएसएसवी स्कॉलरशिप की परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। और कुछ क्वेश्चंस को मैं दोहरा रहा हूं, यानी कि आप अपना टेस्ट भी लेते रहेंगे कि आपको कितने क्वेश्चंस पहले से आ रहे थे। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कि 25 क्वेश्चंस में से आपको कितने क्वेश्चंस आ रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं। और क्लास 11th के लिए वालों के बच्चों के लिए कल वीडियो नहीं आ पाई थी, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि कल वीडियो नहीं आ पाई थी, उसका एक रीज़न था। ओके, चलिए तब तक आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोग सामने है स्क्रीन पे कि नेपोलियन संहिता कब लागू किया गया था। यानी जो नेपोलियन ने नागरिक संहिता लागू किया था वो कब लागू किया था? क्या 1815 में लागू किया था, कि 1829 में, या फिर 1804 में, या फिर 1841 में? तो मैं आपको बता दूं कि जो नेपोलियन था वो 1804 में फ्रांस का राजा बना था, और जब राजा बना था तभी उसने नेपोलियन संहिता को लागू किया था। यानी कि 1804 में नेपोलियन ने नेपोलियन संहिता को लागू किया था। तो 1804 क्या इसमें बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ सबसे पहले किस देश से हुआ है। और इस क्वेश्चन को मैंने एक बार और भी कराया है, तो आप लोग कमेंट में जरूर लिख देंगे इस क्वेश्चन का आंसर कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ सबसे पहले किस देश से हुआ है। क्या जर्मनी से हुआ है, कि इटली से हुआ है, कि फ्रांस से हुआ है, या फिर इंग्लैंड से? राष्ट्रवाद का प्रारंभ सबसे पहले किस देश से हुआ है? तो आपको पता होगा जो फ्रांस है, इससे क्या हुआ है, राष्ट्रवाद का सबसे पहले क्या हुआ है, मतलब कि उत्पत्ति हुई है। यानी कि राष्ट्रवाद यानी देश के प्रति प्रेम की भावना सबसे पहले कहाँ से जागृत हुई है? तो फ्रांस से जागृत हुई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। यानी वो कौन सी नदी है, भारत की वो कौन सी नदी है जिसको वृद्ध गंगा कहा जाता है? यानी कि वृद्ध मतलब कि बूढ़ी, यानी किसको कहा जाता है बूढ़ी गंगा? क्या कृष्ण को कहा जाता है, कि कावेरी को कहा जाता है, कि गोदावरी को कहा जाता है, या फिर नर्मदा को कहा जाता है? कौन सी नदी है जिसको भारत का मतलब वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो जो आपका कौन सा वो नदी है जिसको, और मैं आपको एक, इससे पहले मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं इस क्वेश्चन से पहले, कि मैंने एक छोटा सा बैच लॉन्च किया था जिसकी डेट 15 तारीख तक थी। जो बच्चे ज्वाइन किए हैं उन लोगों को पता होगा, और जो बच्चे अभी भी चाहते हैं कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह पा जाऊं, तो वो हमसे क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, और मैंने कांटेक्ट नंबर अगली वीडियोज़ में दिया हुआ है, पीछे की वीडियोज़ में, तो आप उस वीडियोज़ में देख लेंगे बैच के बारे में। ओके, और जो वृद्ध गंगा है वो किसे कहा जाता है, तो गोदावरी को। यानी जो गोदावरी है इसे क्या कहा जाता है, वृद्ध गंगा कहा जाता है। और बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे सर एडमिट कार्ड कब आएगा। तो मैं बता दूं कि जो आपका एडमिट कार्ड है वो कब आएगा। एडमिट कार्ड आपका 25 या 24 तारीख को आ जाएगा, यानी एग्ज़ाम के 4 या 5 दिन पहले एडमिट कार्ड आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, तो ये जो आपका क्वेश्चन है कि कौन सा अक्षांश भारत के मध्य से होकर गुजरता है, कौन सा अक्षांश है जो भारत के मध्य से होकर गुजरता है? क्या भूमध्य रेखा, कि आर्कटिक वृत्त, या फिर मकर रेखा, या फिर कर्क रेखा? तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका कर्क रेखा है वो क्या है, अक्षांश से, कौन से अक्षांश से गुजरता है, तो भारत के मध्य से होकर गुजरता है। ओके, कौन सा अक्षांश भारत के मध्य से होकर गुजरता है, तो कर्क रेखा क्या होती है, भारत के मध्य से होकर गुजरती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है। जो हाइड्रोजन बम है क्या वो परमाणु विखंडन पर आधारित है, कि परमाणु संलयन पर, या फिर प्राकृतिक रेडियोधर्मिता पर, या फिर कृत्रिम रेडियोधर्मिता पर? तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका ये है वो ना मतलब कि परमाणु संलयन पर क्या है, सिद्धांत पर आधारित है, परमाणु संलयन पर। देखिए, एक विखंडन की प्रक्रिया होती है और एक संलयन की प्रक्रिया होती है। तो जो हम लोग का सूर्य है उसमें भी हाइड्रोजन पाया जाता है, उसमें नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है, यानी कि इसमें भी परमाणु संलयन पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है, परमाणु संलयन पे। जो आपका हाइड्रोजन बम होता है किस पर आधारित होता है, तो परमाणु संलयन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट हमेशा सबसे पहले प्रस्तुत किया जाता है। जो केंद्रीय बजट है वो सबसे पहले कहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है? क्या लोकसभा में, कि राज्यसभा में, कि संसद का संयुक्त सत्र में, कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के बैठक में? तो मैं आपको बता दूं कि जो केंद्रीय बजट है वो हमेशा सर्वप्रथम लोकसभा में क्या किया जाता है,
प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वच्छ आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? जो स्वच्छ आकाश होता है उसका नीला रंग किसके कारण होता है? क्या विवर्तन के कारण, कि प्रकाश का फैलाव कारण, कि मतलब कि प्रवर्तन कारण, या फिर प्रकाश का अपवर्तन के कारण? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है आप कमेंट करके बताएंगे कि जो स्वच्छ आकाश का नीला रंग होता है किसके कारण होता है? तो प्रकाश के फैलाव के कारण, यानी कि जो प्रकाश जब फैल जाता है, पूरे प्रकाश की किरणें फैल जाती हैं, तो जो नीला रंग होता है वो क्या होता है? वो दिखने लगता है, यानी कि इसमें प्रकाश का फैलाव क्या है? राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा विदेशी देश अंडमान द्वीप समूह के सबसे नज़दीक है? यानी वो कौन सा विदेशी देश है जो मतलब कि अंडमान द्वीप के समूह नज़दीक है? यानी कि जो अंडमान निकोबार आपका द्वीप समूह है उसके नज़दीक कौन सा देश है? तो म्यांमार। जो म्यांमार आपको दिखता है जिसका नाम बर्मा है, वो क्या है? अंडमान द्वीप समूह के निकट है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? क्या जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, कि BR अम्बेडकर ने, कि BN राव ने, कि महात्मा गांधी ने? वे कौन थे जिन्होंने प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था? तो आपको पता होगा जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, BR अम्बेडकर जी हैं, उन्होंने रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक संवत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जो शक संवत आप देखते हैं, जो संवत विक्रमी संवत होता है उसके बारे में कह रहा है, उसकी स्थापना क्या कड़फिसेस ने की थी, कि कनिष्क ने की थी, कि अलेक्जेंडर ने, कि मेनेंडर ने? तो जो आपका कनिष्क ऑप्शन है वो क्या है? बिल्कुल सही है, कनिष्क ने शक संवत की स्थापना की थी, कनिष्क के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? जो भारतीय संविधान है इसमें जो वर्णित मौलिक अधिकार हैं उसका संरक्षण कौन करता है? क्या सुप्रीम कोर्ट करता है, कि संसद करता है, कि संविधान करता है, कि राष्ट्रपति करता है? तो कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। और इस PPT को शायद सेकेंड बार कराया जा रहा है, तो आप लोगों को ये याद हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस क्षेत्र को भारत का धान कटोरा कहा जाता है? यानी वो कौन सा क्षेत्र है भारत का जिसको धान का कटोरा कहा जाता है? क्या सिंधु गंगा का मैदान को, कि कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को, या फिर उत्तर पूर्वी क्षेत्र को? तो जो आपका कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र है वो क्या इसमें आपका सही ऑप्शन है, यानी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि गुजरते समय प्रकाश की गति न्यूनतम होती है? क्या पानी में कम होती है, कि निर्वात में, कि वायु में और कांच में? देखिए विज्ञान का प्रश्न है, बट इस क्वेश्चन को भी मैंने अटेम्प्ट कर लिया है। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे के सारे हैं, लेकिन वीडियो के टाइटल में बस आपको सामाजिक विज्ञान दिखा है। जैसे कि पूछा है गुजरते समय प्रकाश की गति न्यूनतम होगी। जो गुजरते समय प्रकाश की गति न्यूनतम किस में होगी? पानी में होगी, कि निर्वात में होगी, कि वायु में होगी, या फिर कांच में होगी? तो जैसे मान लीजिए मैंने बताया था एक वीडियो में कि जो सघन माध्यम होता है उसमें क्या होती है? प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। तो सघन माध्यम कौन सा है? कांच है इसमें, क्योंकि पानी तो लिक्विड है, निर्वात भी है, वायु भी है, लेकिन जो सघन माध्यम है वो क्या है? कांच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके शासन के दौरान संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के सूची से हटा दिया गया? यानी वो किसकी शासन थी जिसमें जो संपत्ति के अधिकार है उसको मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया? क्या इंदिरा गांधी की सरकार में, कि मोरारजी देसाई की सरकार में, कि नरसिम्हा राव की सरकार में, या फिर वाजपेयी के सरकार में? तो जो आपका सेकेंड वाला ऑप्शन दिख रहा है कि मोरारजी देसाई के सरकार में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि चुनाव याचिका पर निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है? जो चुनाव याचिका है उस पर निर्णय कौन ले सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट, की संसद, की उच्च न्यायालय, या फिर चुनाव आयोग? तो जो उच्च न्यायालय आपको दिख रहा है वो क्या इसका सही ऑप्शन है, क्योंकि उच्च न्यायालय क्या कर सकती है? निर्णय ले सकती है चुनाव याचिका पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाहरी अंतरिक्ष में एक अंतरिक्ष यात्री आकाश को किस रूप में देखेगा? जो बाहरी अंतरिक्ष में एक अंतरिक्ष यात्री है तो आकाश को क्या उसको सफ़ेद दिखाई देगा, कि काला दिखाई देगा, कि नीला, या फिर लाल? तो जो काला वाला ऑप्शन है आपको क्या है? बिल्कुल सही है। और इस क्वेश्चन को भी मैंने दूसरी बार ही करा रहे हैं इस क्वेश्चन को। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न प्राप्त करता नहीं है? यानी वो कौन है जिसने भारत रत्न को नहीं पाया है? क्या डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने, कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने, कि लाल बहादुर शास्त्री ने? वो व्यक्ति कौन है जिसने
भारत रत्न को प्राप्त नहीं किया है। ये 4 महारथी का नाम दिया गया है और इसमें पूछा गया है कि कौन है जिसको भारत रत्न नहीं मिला है। तो देखिए सबको मिला है, लेकिन जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं वो प्राप्तकर्ता नहीं है, भारत रत्न के प्राप्तकर्ता नहीं है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था। देखिए क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप IMP कर लीजिए। देखने से ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है कि रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था। क्या अब्दुल फजल ने किया था, कि बदायूनी ने किया था, या फिर ईसर दास ने, या फिर अब्दुल लतीफ़ ने। तो जो आपका बदायूनी है, बदायूनी इसमें क्या है, राइट ऑप्शन है। और ये दोनों क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश शासन कर रहा था। क्या नंदा शासन वंश, या फिर मौर्य शासन वंश, या फिर शुंगा, या फिर कौन सा वो शासन वंश था। तो जो नंदा आपको दिख रहा है क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है, नंद या नंदा शासन वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा काल का एक तांबे का रथ कहाँ खो गया था। जो हड़प्पा काल का एक तांबे का रथ था वो कहाँ खो गया था। क्या कुंतल में, कि राखीगढ़ी में, कि दैमाबाद में, कि बनावली में। तो जो आपका दैमाबाद है वो इसमें क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, दैमाबाद इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1939 में कांग्रेस से अलग होने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी की स्थापना की। भारतीय स्वतंत्रता पार्टी, आज़ाद हिंद फौज पार्टी, कर्मचारी मोर्चा पार्टी, या फिर फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी। कौन सी पार्टी को उन्होंने स्थापना की थी, कौन से पार्टी को उन्होंने बनाया था। यानी जब उन्होंने 1939 में कांग्रेस को छोड़ा था तो उन्होंने कौन सी पार्टी बनाई थी। और इस काफ़ी बच्चों को पता होगा, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस इसी के लिए आज प्रसिद्ध हैं, इसी चीज़ के लिए सुभाष चंद्र बोस जी हैं जो वो आज प्रसिद्ध हैं। तो आप इसे कमेंट करके बताएंगे कि कौन से चीज़ के लिए, यानी कौन सी पार्टी बनाने के लिए वो क्या थे, प्रसिद्ध थे। तो क्या आज़ाद हिंद फौज। तो आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किसने किया था भैया, एक बार कमेंट कर देंगे सभी बच्चे, क्योंकि आज़ाद हिंद फौज के लिए भी जाने जाते हैं जो हम लोग के नेताजी हैं। तो कौन है, लेकिन जो इन्होंने पार्टी बनाई थी वो फॉरवर्ड ब्लॉक थी। पार्टी कौन थी, फॉरवर्ड ब्लॉक। और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी, इसको भी आप बताएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। जो भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए आपको न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। क्या 30 की 35 40 37 कितनी होनी चाहिए ये न्यूनतम आयु। यानी आपको राष्ट्रपति बनना है, उपराष्ट्रपति बनना है, तो आपकी आयु कितनी होनी चाहिए। तो 35 वर्ष से अधिक या 35 वर्ष होनी चाहिए, इससे कम नहीं चाहिए, तो आप उपराष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार किसने रहा था। उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन था जो भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार रहा था। कौन था, आप लोग कमेंट करके बताइए, कौन व्यक्ति था जो भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार रह चुका था। क्या डॉक्टर एस राधाकृष्णन, या फिर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, या फिर श्री वी गिरी, या फिर श्री आर वेंकट रमन। यानी वो कौन महारथी थे जो 2 बार उपराष्ट्रपति रह चुके थे। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो आपके राधाकृष्णन जी हैं, डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी, वो क्या है, राइट ऑप्शन है। और बच्चों जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं हमारे साथ, कम से कम 7-8 हज़ार बच्चे जुड़े हुए हैं, तो वे सभी के सभी बच्चों को मैं बता दूं कि आप जितने क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कराता हूं उन सारे क्वेश्चंस को ध्यान से अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि कुछ बच्चों ने तो बुक भी नहीं खरीदी है। तो बुक नहीं खरीदे हैं आप तो कम से कम इस पर फोकस कीजिए डेली क्लासेस पे। तो पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है। यानी जो भारत का राष्ट्रपति है वो किस चीज़ का एक अभिन्न अंग है। क्या संसद का अभिन्न अंग है, कि लोकसभा का, राज्यसभा का, या फिर मंत्रिमंडल का। तो जो आपको संसद दिख रहा है, इसका क्या है, यानी कि देखिए लोकसभा और राज्यसभा और मंत्रिमंडल और संसद तीनों है, मतलब चारों ऑप्शन में दिया है, लेकिन जो आपका संसद दिख रहा है वो क्या है, राइट ऑप्शन है। संसद के क्या एक अभिन्न अंग होता है, संसद का एक अभिन्न अंग राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होता। यानी वो कौन है जो दोनों सदनों में से किसी का सदस्य नहीं होता। क्या भारत के प्रधानमंत्री, या फिर भारत के वित्त मंत्री, या फिर भारत में राष्ट्रपति, या फिर इनमें से कोई नहीं। एक ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए जो दोनों में से किसी सदन का ना हो। ओके, इसे आप कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। हालांकि मैं इसको बता दे रहा हूँ एक बार,
जो राष्ट्रपति आपके हैं वो इसमें राइट ऑप्शन है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर क्वेश्चन ड्रॉप मत कीजिए, इसीलिए मैं सबके आंसर्स बताते जाता हूँ। चलिए इसी के साथ आपके सामाजिक विज्ञान के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न मतलब कि ख़त्म हुए। और अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप एक वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो, और वीडियो को एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जितने भी बच्चे पीएमएसएसबी का एग्ज़ाम देने वाले हैं उन बच्चों के लिए हम लगातार वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं आप लोगों को। सो दोस्तों इसी के साथ चलिए बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर ऑफ़ योर्स।